their culture and their nation. So how we can find out similarities and dissimilarities between the two, and how these two important constitutional provisions in terms of acts and laws actually have been helping the two democratic nations work and face new challenges of the global society. तो यहाँ से हम इजराइल और इंडिया के संवैधानिक प्रावधानों का एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछ भी लूंगा कि मैं यहाँ तक अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ या नहीं कह पा रहा हूँ। सो अभी तक whether I have made myself clear, I think I can just again go back to दृष्टि and आंचल। आंचल, दृष्टि, सब ठीक है? Yes, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। Perfect. Okay. So okay, the title is Making Nations Work. We have to make a comparative study or a comparative understanding of constitutional acts of India and basic laws in Israel. So there is something new in the presentation, and as we all know that I actually begin with a definition of a law, and let me see how many of you know a very common notion about law which says no one is above the law and no one is below the law. कानून से, विधि से ना कोई उत्कृष्ट है और ना कोई श्रेष्ठ है. It's a very common definition. Let me see how many of you can just recall this definition. These two words are given by American President Theodore Roosevelt. कानून से ना तो कोई बहुत बड़ा है ना ही कोई बहुत छोटा है. ये डेफिनेशन थियोडोर रूजवेल्ट ने दी थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट. नो वन इज अबव द लॉ एंड नो वन इज बिलो द लॉ. But the full definition is, let me say how many of you just know, no one is above the law, no one is below the law, which means law is supreme. It is supreme because no one gets cheated by law and no one feels deprived of the law. Law thus imbibes absolute, brute, crude and dissolute powers in itself. इसकी मैं बहुत सरल अगर हिंदी में आप लोगों को बताना चाहूं तो इसका अभिप्राय ये है कि कानून से या विधि से या न्याय से ना तो कोई उत्कृष्ट है ना ही कोई श्रेष्ठ है. ना ही कोई वंचक है. एक शब्द मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ना ही कोई वंचक है, वंचक, तथा ना ही कोई वंचित है. अतः विधि, कानून या न्याय अपने अंतर्गत अपार, असीम, अद्भुत तथा अद्वितीय शक्तियों का समावेशन करता है.
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपने इस डेफिनेशन को ध्यान से सुन लिया होगा। आप में से कुछ लोगों ने लिख भी लिया होगा। ये डेफिनेशन मैंने शुरू की थी थियोडोर रूजवेल्ट और अमेरिकन प्रेसिडेंट जेफरसन लॉ के बहुत विद्वत राजनीतिज्ञों में से माने जाते हैं, जिन्होंने लॉ के बारे में बहुत विभिन्न और नई परिभाषाओं को जन्म दिया है। लेकिन ये परिभाषा किसने दी है, इसका आंसर मैं अभी आप लोगों को नहीं देना चाह रहा हूं, तो मैं इसको सबसे आखिर में दूंगा। और एक बार फिर आप इस डेफिनेशन को देख लें। और अगर मैं वापस चलता हूं पेशवा बाजीराव जी के पास। पेशवा बाजीराव जी, यहां तक ठीक है? प्रीति सकराल जी, यहां तक ठीक है? हाँ जी सर। नवीन कुमार जी, यहां तक ठीक है? जी सर। ओके, तो मैं अभी इसका आंसर नहीं दे रहा हूं। आपके पास गूगल की मदद है। जब तक हम सबसे आखिर में आएंगे, अगर आप इस डेफिनेशन का आंसर बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कोई आपको कोई अवार्ड वगैरह, प्राइज वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है, तो इसलिए बहुत आसानी से आप इसका आंसर बता देंगे। नाउ लेट मी जस्ट लोकेट दिस डेफिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड Israeli constitutional polity. Let me start with the acts of India. Let me again just bring this feature, important feature of Indian constitutional acts to all of you. If I say in one line, define the salient features of Indian constitutions in terms of the acts, the articles, and the amendments in the country. So how would you respond to this question? Just one of the students can just raise this question. अगर हम पूछे कि भारत के संपूर्ण भारत के संविधान को कितने भागों में, कितनी अनुसूचियों में, कितने अनुच्छेदों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप में से कौन है जो वन कंफर्म्ड सिंगल आंसर देगा मुझे? जस्ट वन, बट दैट शुड बी करेक्ट आंसर। एनीबडी एल्स? जस्ट वन। सर 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां और 8 भागों में इसे बांटा गया था। सर 22 भाग और 8 अनुसूचियों में। 22 भाग 8 अनुसूची। ये किसने बोला है आंसर? Who has given this answer? प्लीज अपना नाम भी बता दें। अविनाश। अविनाश। अविनाश, ये आंसर गलत है। यस, एनीबडी एल्स? सर 12 अनुसूचियां, 395 आर्टिकल्स। ये किसने कहा है? सर मनीषा। हेलो सर। मनीषा, ये भी राइट आंसर नहीं है। यस हेलो सर। यस यस, प्लीज। कौन है ये? सर अगर जो प्रेजेंट टाइम में बात करें तो सर 444 टोटल सर आर्टिकल्स हैं इन रिटर्न, वैसे जो हम काउंट करते हैं। ओरिजिनली देखें सर तो 395 ही हैं आर्टिकल्स। अफजल, ये आंसर नहीं। अब आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें और देखिए मैं आपको क्या आंसर दे रहा हूँ। 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। अनुराधा बोल रहे हैं? जी सर। अनुराधा, ये भी आंसर नहीं है। देखिए कितना बेसिक मैंने प्रश्न पूछा आपसे, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग जानते होंगे पर ठीक से कर नहीं पा रहे। लेट मी जस्ट टेक वन मोर आंसर फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स। यस, 12 पार्ट है सर, 395 आर्टिकल्स है। और शेड्यूल्स? शेड्यूल्स मुझे लगता है आप लोग बहुत गेसिंग कर रहे हैं। तो शेड्यूल भी 12 है सर। एक शेड्यूल 12 है। प्लीज 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 आप अपना नाम बता दें, मुझे अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। आशीष। आशीष, ये भी आंसर गलत है।
चल सर 12 शेड्यूल है और 25 भाग है, 395 आर्टिकल है। प्लीज 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 प्लीज, ये आखिरी सेंटेंस, ये आखिरी स्टेटमेंट किसकी तरफ से आया है? सर पंकज। पंकज, ये भी आंसर गलत है। ओके प्लीज, अब सब लोग आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, माइक म्यूट कर दीजिएगा। यस, ओके, लेट मी जस्ट कम आउट विद द आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is divided into 22 parts, but one part, that was part 7th, dealing with B part of the states. So out of 22 parts, one part has been deleted. So total parts which have been left out are 21. But the 4 parts got added to the Indian Constitution. Those 4 parts were Part 4A, Fundamental Duties, Part 9A and 9B, Municipalities and Panchayats, Part 14A is tribunals. So, with the addition of these subparts, the total parts doesn't exceed the limit of 22. So we have 22 parts with 1 deletion, it means 21 parts. But 4 subparts have been added. Okay? This is one important about parts. So Indian Constitution was initially divided into 22 parts, but now we can see that we have got 21 parts in number, but the total parts in terms of 4 subparts inclusion, it may go up to 25, but we may not call them 25. So we have 21 parts with 1 part deletion and 4 parts, subparts additions. Second is, all these 22 parts are divided into 12 schedules, जिनको हम कहते हैं अनुसूचियां। ये अनुसूची वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। Schedule 1 to Schedule 12, and we all know that Schedules 11 and 12 got added with 73rd, 74th constitutional amendments. So schedules are 12. And the third is about articles. The total number of articles would be 395, but many sub-articles got added, like right to education, fundamental duties, and others. So these articles take up the total number to 448, but we will not say that we have got 448 articles, because if you say, tell me Article 396, so we do not have 396 articles. So articles 395, but sub-articles around 50 to 53. So that takes you, this figure takes you to the number as 448. But briefly speaking, when we say about Indian constitutional provisions, we can see that we have 21 parts with 1 deletion in 1956, 12 schedules and 395 articles. यहाँ तक मैं अगर अपनी बात ठीक से कह पाया हूं तो I can just take 2 brief queries from some of the students. Yes, let me just go back to Afzal. Yes, Afzal. Afzal. जी सर। मेरे इस प्रेजेंटेशन पे कहीं आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मैंने कोई गलत तो नहीं बोला है? नहीं सर। यस, पेशवा बाजीराव जी।
सर सर कलश दिस साइड। कलश, यस कलश। सर वो सर फिर बुक्स में क्यों लिखा होता है कि 25 पार्ट्स में डिवाइड है? नहीं वो और गलत है। आप मुझे कलश बताओ, 23 पार्ट का नंबर बता दो। अगर मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं, एक सेकंड, कलश कलश, Yes, एक sir. बार में अगर मैं ये पूछता हूं कलश कि भाग 23वां भारत का संविधान किसकी बात करता है, तो आप क्या आंसर देंगे? सर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हमें 25 चूज करना है 21। नहीं वो गलत है, जो गलत है तो गलत है। मैंने आपको बताया, दो तरीके से बताया है कि 22 पार्ट्स थे, 1956 में एक पार्ट डिलीट हो गया, पार्ट 7, जो 20 स्टेट्स की बात करता था, ठीक है, जो देसी रजवाड़ों के संदर्भ में हम लोगों ने राज्य का कॉन्सेप्ट लिया था। तो 22 में से एक चला गया तो 21 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद 4 पार्ट्स जो हैं सब्सिक्वेंटली हमारे 22 पार्ट्स की सूची में ऐड होते चले गए। पहला पार्ट 4A, जो शायद हम फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं। दूसरा पार्ट 9A एंड पार्ट 9B, जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं। और चौथा पार्ट 14A, जिसको हम ट्राइब्यूनल्स के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं, ट्राइब्यूनल्स। तो उस तरीके से हम देखें कि 4 पार्ट्स जुड़ गए हैं और 21 पार्ट्स रह गए, तो 25 पार्ट्स, क्यूमुलेटिव नंबर वुड बी 25। बट if I say, tell me part 25, to which does it focus on, so we may not have the answer. So we can broadly say parts remain 21 with subparts additions could be 25, but we will not say that. Total parts are 21. Similarly, we can say there are 12 schedules, bar Anusuchiya, and similarly we can say, as Afzal has rightly stated, we have around 448 articles, but actual articles are 395. 53 articles got added as part of sub-articles in different parts of the working of the constitution through different constitutional amendments. तो यहां तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूं तो मैं कलश आगे चलूं। यस सर। मैं कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा हूं जो गलत कह रहा हूं आपको? यस। नो सर। सर पार्ट 9 भी एडिट किया गया 2011 में सर। पार्ट 9 है तो पहले एडिट किया गया 1992 में ही। हाँ तो 9A 9B 2 हो गया ना बेटा, देयर वर 2 पार्ट्स गॉट एडेड, है ना। 9A 9B, पार्ट 4A एंड पार्ट 14A, 4 हुआ ना, जुड़ गया। हाँ सर, हाँ सर। मैंने 4 पार्ट 4A, पार्ट 14A भी एडेड हुआ है सर 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। तो मैंने क्या कहा? मैंने तो यही बोला है जो आप बोल रहे हैं। मैंने तो कहा है ना 4 सब पार्ट्स ऐड हुए हैं। कलश मैंने यही कहा था ना शुरू से। यस सर। मैंने कुछ एग्जैजरेट डिस्टॉर्ट तो नहीं किया है? नो सर। मे बी मैं कंफ्यूज हो गया सर। नहीं कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो हम इसको आखिरी में लेके रखेंगे। प्रीति सकराल जी, मैं यहाँ तक अपनी बात को ठीक से कह पा रहा हूँ? प्रीति सकराल जी। हाँ जी सर। कोई ऐसा तो नहीं जिससे आपको लग रहा हो कि मैं कहीं आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं सर। आज का लेक्चर ठीक ठाक है ना? हाँ जी सर। अभी तक तो ठीक चल रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ प्रीति जी आपसे, इसलिए आज मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेक्चर देख के ही चला जाऊंगा। तो अब मैं आगे चलूं? हाँ जी सर। ओके, so let me just go to Vikas. Vikas, is it okay till now? Yes sir, everything is fine sir. Drishti, Aanchal? Yes sir. Khushbu? हाँ जी सर, everything is fine. Sehjadi? जी सर। ओके। सो अब हम चलते हैं कि जो मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट एक्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया। सो इसको हम
तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसको हम स्टडी कर सकते हैं. There are three important features of the constitutional provisions of India, that is the constitutional acts. The first is, as the symbol shows, it reflects power. So the first important feature of the acts in the Indian constitutions, that is constitutional acts in terms of parts, articles and schedules, that they are all embracing power, which means they cover all aspects of socio-economic, political, cultural aspects of the country. We can also say that these acts, the power of making these acts lies with the Parliament of India, and Parliament is supreme. So it is the only law-making institution in the country which acquires, which exercises, which adopts the all-embracing or all-comprehensive powers. We can say that powers of the Parliament are holistic. संसद एक सर्वोच्च संप्रभु संस्था के रूप में एकमात्र विधि निर्माण करने की संस्था भारत में है. No other institution in the country has this all-embracing power in terms of legislation. भारत में ऐसी कोई और अन्य संस्था नहीं है जिसको इस प्रकार से वृहत, व्यापक, शक्तियां प्राप्त हैं, प्रदत्त हैं. With this, we can say कि पार्लियामेंट ही भारत में एकमात्र ऐसी सर्वोच्च, या हम उसको संप्रभु संस्था भी कह सकते हैं, जिसे कानून बनाने का अधिकार है. संसद के अतिरिक्त भारत में कोई और संस्था ऐसी नहीं है जो कानून बना सकती है. The second feature of the Indian constitutional provisions and acts is that it is all-encompassing power. When I say all-encompassing power, power of encompass, it means the parliament or the legislative institutions in the country are broadly accommodative institutions. They are accommodative institutions means they are representative institutions. It means they are all inclusive institutions. हम कह सकते हैं कि भारत की संसद एकमात्र ऐसी विधायी संस्था है जो प्रतिनिधात्मक है, अर्थात ये सबको रिप्रेजेंटेशन देती है. ये सहयोगात्मक है, ये बाकी संस्थाओं के साथ सहयोग कर कार्य करती है, और ये
अकोमोडेटिव और इंक्लूसिव है, अर्थात इसमें सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी क्षेत्रों, सभी जातियों, भाषाओं और व्यक्तियों का सम्मिलन देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद एक समावेशीय संसद भी है। And we all know that how the representation of the parliament is ensured through democratic process of election. We all know that elections to the parliament are held both to the Lok Sabha, that is the lower house of the parliament, and the Rajya Sabha, that is upper house of the parliament. The lower house of the parliament, election is done through direct process, direct election. All the adult citizens of 18 years and above can take part in the election process for Lok Sabha, and in case of Rajya Sabha, as we all know, that it is an indirect process of electing Rajya Sabha. So briefly speaking, we can say Lok Sabha is elected directly by the people of India, that is the adult citizens of India, whereas the Rajya Sabha gets elected through the states in the country, the union territories in the country, through indirect process. With this, let me now come to the third and the last feature and characteristic of Indian constitutional acts. It refers to the all-enduring power. When I say all-enduring power, it means the powers of the parliament in amending any part of the constitution remains sacrosanct. भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून और संविधान में परिवर्तन करने की उसकी शक्ति अपने आप में संप्रभु है, अपने आप में अतुलनीय है, अपने आप में सर्वोच्च है, स्ट्रॉन्ग है, सॉवरेन है और सैक्रोसैंक्ट है. We can say that laws made by the parliament are applicable to all parts of the country. So with this, now let me go to the next part of the presentation that talks about the Israeli constitutional provisions. यहाँ तक अगर मैं अपनी बात
ठीक से कह पाया हूं तो मैं आगे चलूं, या आप में से अभी किसी को कुछ संदेह है, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करना चाहूंगा। अपना इंट्रोडक्शन दे दें और बहुत ब्रीफली क्वेश्चंस को पूछें। यस, okay, so Vikas, should I proceed further? There is no question, no query from the students. Okay, Vikas. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Okay. Achal, हेलो। is हाँ it जी। okay? ठीक है, चले आगे। जी बिल्कुल सर। Okay. कलश, यस सर। अभी तक ठीक है कलश? मैं कुछ इधर उधर तो नहीं लेके जा रहा हूं आप लोगों को? नो सर। अच्छा, प्रीति सकराल जी, हाँ जी सर। ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ जी सर। मैं ठीक से पढ़ा लेता हूं? हाँ जी सर। ओके, नवीन जी, पेशवा बाजीराव जी, जी सर। ओके, तो अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वी कैन टेक अप दोज क्वेश्चंस लेटर ऑन। लेट मी नाउ गो टू द second and another part of the constitutional provisions of the two nations and how they actually make nations work in both India and Israel. So आज हमने इंडिया से शुरू किया था और आज हम इसको विस्तारित करेंगे इजराइल से। As we all know that Israel doesn't have a written constitution. Why Israel doesn't have a written constitution and why Israel didn't opt for a written constitution, we all have discussed in our classes number of times. Let me just reiterate and repeat that at initial stage, there was a failure of a kind of a consensus among different groups and political organizations in Israel about the nature of the Israeli state. क्या इजराइल को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट बनाएं या उसको हम एक जूइश जायोनिस्ट स्टेट बनाएं? इस पर एक कंसेंसस प्रारंभ में बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन उसमें डिफरेंसेस emerged between the right blocks and the religious blocks on the one hand and the left bloc on the other. So finally they decided that let's forget about a constitution and let bring about some laws which may be fundamental in the governance of the state, and these basic laws would be framed by their parliament called Knesset. So the basic laws of Israel are basically, they are different institutions, they are different authorities, they are different forms of the institutions, and the basic laws also prescribe the working and roles of these institutions. इजराइल के जो मौलिक आधारिक या आधारभूत नियम हैं, जिनको हम बेसिक लॉज कहते हैं, ये वास्तव में इजराइल में विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न प्राधिकरणों अर्थात अथॉरिटीज के संबंधों, उनके कार्यों और उनकी भूमिका को प्रकट करते हैं। बेसिक लॉज ब्रॉडली describe the functions and roles of the institutions in Israel
and their relationship with other Israeli authorities. हम कह सकते हैं कि basic laws in Israel broadly cover the three important organs of the state, namely the legislature, that is Knesset, the executive, that is Prime Minister and his cabinet, and the judiciary, from metropolitan courts to the district courts to the Supreme Court. Like us, they have division of powers between and among these three organs. But division of powers doesn't mean separation of powers and checks and balances. इसको हम दोबारा से ऐसे कह सकते हैं कि भारत की तरह इजराइल में भी शक्ति विभाजन है, सॉरी शक्ति डिवीजन को हम हाँ शक्ति विभाजन है, शक्ति पृथक्करण नहीं है जैसा कि अमेरिका में है. So division of powers between and among three organs of the state: legislature, executive, and judiciary. There is a provision of parliamentary system of democracy in Israel. In parliamentary system of democracy, we all know that there is a fusion of power between legislature and executive. Let me repeat, in parliamentary democracies, there is a fusion of power, fusion, F-U-S-I-O-N, fusion of power between legislature and executive, with judiciary as a distinct and an independent organ of the system. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे भारत में है वैसे ही इजराइल में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का संलयन है. द वर्ड राइट डाउन फ्यूजन, इट मीन्स संलयन. सन सा पे अंक की बिंदी, लयन ल य न, संलयन, फ्यूजन. There is a fusion of legislative, executive powers in both India and Israel. इसका अभिप्राय यह हुआ कि any party which wins majority in the legislature forms the government as the executive. जो भी राजनीतिक दल व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त करता है वो ही कार्यपालिका का निर्माण भी करता है. It also means executive can get any decision, any act, any law, any policy, any program passed in the legislature
by virtue of having a majority in the legislature. इसका अभिप्राय ये हुआ कि कार्यपालिका अपनी किसी भी नीति और निर्णय को व्यवस्थापिका में अनुमोदित करा लेती है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंटली द गवर्नमेंट इन इजराइल इज फॉर्म्ड बाय or is going to be formed by Likud, that is Netanyahu ji, and Blue and White, that is a party led by Benny Gantz. So they command majority in legislature, so they have majority in executive. So the government can get any act passed in the legislature by virtue of having its majority in the legislature. इसको हम बोलते हैं legislative executive fusion of powers. तो ये भारत और इजराइल दोनों में देखा जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इजराइल के जो बेसिक लॉज हैं, उन बेसिक लॉज में एक इंपॉर्टेंट जो डोमेन है बेसिक लॉज का, इट टॉक्स अबाउट लेजिस्लेचर, इट टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव, इट टॉक्स अबाउट जुडिशरी. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक लॉ, इट इज अबाउट द प्रेसिडेंसी, द राष्ट्रपति. The third important domain of the basic laws is about the Israeli land and Israeli armed forces. And the fourth important domain of the basic laws talks about the rights, that is human rights and freedoms. So these four important domains are divided into 16 basic laws in Israel. तो हम ये कह सकते हैं कि 2018 तक इजराइल के पास 16 बेसिक लॉज हैं, जो भिन्न भिन्न संस्थाओं, भिन्न भिन्न ऑर्गन्स के द्वारा इजरायली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था को नियमित, निर्धारित और नियंत्रित करती है. तो यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ, तो कैन वी जस्ट मेक अ sweeping characteristics of three characteristics of Israeli basic laws. तो लेट मी गो बैक टू अगेन. दृष्टि, यहाँ तक मैं ठीक से कह पाया हूँ? दृष्टि? Yes, sir. ओके. विकास? जी सर, सब ठीक है. Okay. Let me just swiftly go to 3 basic characteristics of Israeli basic laws. मैं दोबारा से बता दूं कि इजराइल के जो बेसिक लॉज हैं, वो इजराइल की महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, उनकी संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस और उनकी अथॉरिटीज के फंक्शंस, उनके रोल्स और उनके रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करता है. इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स, अथॉरिटीज के फंक्शंस, रिलेशंस और रोल्स को रिफ्लेक्ट करता है. आप जब लोग बेसिक लॉज को स्टडी करेंगे तो बहुत सारी नई बातें भी आपको पता चलेंगी, लेकिन मैं उन बेसिक लॉज की 3 महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं. The first important feature of the basic laws of Israel is that all these laws have their base in the society, which means the Jewish Zionist society
becomes the fundamental basis of all 16 basic laws of Israel. We all know that formation of these laws are derived from the essence of the society, because they still believe Israeli society, which is a Zionist society, plays a very important role in the formation of the state. So all these basic laws are based on the fundamental postulates of the Israeli Zionist society. The second important characteristic of Israeli law is that all these laws which emanate from the society are binding on the people of Israel. So all citizens of Israel have to adhere to all these basic laws because they govern the working of people in Israel. So even if they do not have the constitutional binding, as is broadly seen in the context of many states with written constitutions, the basic laws in Israel have the same power, have the same sovereignty, have the same significance as the constitutional laws all across the world. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इजराइल के बेसिक लॉज हैं, जिनका मौलिक आधार समाज है, सियोनवादी समाज है, जायोनिस्ट सोसाइटी है, ये सभी नियम, ये सभी विनियम, ये सभी कानून, ये सभी प्रावधान समस्त नागरिकों पर बाध्य हैं, बाइंडिंग है. And with this, let me come to the third and the last most important characteristic of the basic laws of Israel. It is that all these basic laws boast of the sovereignty of their nation. When I say boasting of the nation, in Israel, state doesn't weigh significance vis-a-vis the nation. We can say in Israel, it is nation which becomes more important than state. When I say nation, it means nationality of Israel becomes the most significant driving force of all these basic laws. हम ये कह सकते हैं कि इजराइल के जो 16 बेसिक लॉज हैं, वो सभी बेसिक लॉज राष्ट्र को संप्रभु रखते हैं. उनका आधार समाज है, लेकिन उनकी संप्रभुता राष्ट्र में अंतर्निहित है. हम कह सकते हैं कि इजराइल अभी भी राष्ट्रीयता के संदर्भ में कोई समझौता नहीं करता है. और 2018 में जब ये विवाद आया कि क्या इजरायली स्टेट को हम यहूदी शियोनवादी राज्य कह सकते हैं, कैन वी कॉल इजराइल एज अ जूइश Zionist state, there was a huge controversy, specifically the opposition coming from the Arab citizens of Israel. But finally, the basic law of state calling it a Jewish Zionist nation was finally adopted in 2018. So we can say that Israel claims
sovereignty of its nation in the sense that there could be no decision of the parliament, there could be no law of any institution of the country could challenge the nation and its nationality. So when we all say that the underlining features of these basic laws of Israel are that they are derived from, they are rooted in the society, they are binding on the people, and they keep on boasting about their nation as a Jewish Zionist state. तो यहाँ तक मैं इजराइल के बेसिक लॉज के बारे में एक बहुत संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रख चुका हूँ। फिर भी अगर आप में से किसी को कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लें, इसके बाद मैं अंतिम पड़ाव पर जाऊंगा, मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन द टू लॉज। यस, वी कैन जस्ट टेक हरिडली 1 or 2 or 3 क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन जस्ट गो फॉर द लास्ट राउंड ऑफ द क्वेश्चंस। अगर यहाँ तक मैं अपनी बात समझा पाया हूँ ठीक से तो ठीक है, और अगर इसमें से कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिएगा। यस सर, फर्स्ट वाला फिर से बता दीजिए, बेसिंग द सोसाइटी। कौन बोल रहे हैं आप? पहले अपना नाम भी बताइए। ओके, सर रिंकी। रिंकी, बेसिंग द सोसाइटी का मतलब ये है कि इजराइल के जो लॉज आए हैं, जैसे हमने देखा है कि जहाँ जहाँ संविधान बने हैं, संविधान निर्माण में अधिकतर देशों ने अन्य संविधानों से अपने प्रावधानों को लेने का प्रयास किया है। जैसे हम भारत में कहते हैं, भारत के संविधान की बहुत सारी विशिष्टताएं हम बाहर से लेते हैं, बाहर से ली गई है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन and Australian constitutions, etc., etc. Israel says that they do not want to derive any constitutional features from any part of the world. For them, the society remains the foundation of all their laws. So all their laws emanate from the society. Hence, we can say that when we say society, इसका मतलब हुआ उनका जो सोसाइटी का जो आधार है, रिलीजन, रिलीजियोसिटी, स्पिरिचुअलिज्म, जिसको वो कहते हैं टोरा, विच वाज फ्रेम्ड बाय मोसेस। तो उनका जो आधार है, कानून का, बेसिक लॉज का जो आधार है, वो समाज ही है। कौन सा समाज? जिसको वो जायोनिस्ट सोसाइटी कहते हैं, जो उन रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस पर आधारित है। रिंकी, मैं अपनी बात को ठीक से कह पाया हूं? यस सर। सो कोई और प्रश्न है? अगर इसमें से कुछ नहीं है तो वी कैन जस्ट टेक अप द क्वेश्चंस इन द सेकंड पार्ट ऑफ इट। पेशवा बाजीराव जी, यहां तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूं? जी सर। प्रीति सकराल जी? हाँ जी सर। यस, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सर हाँ सर, थर्ड वाला एक बार समझा देना। आप कौन बोल रहे हैं? विजय। विजय, जो लास्ट पार्ट है वो ये कहते हैं कि जो उनके जो आधारभूत सिद्धांत है, नियम है, वो राष्ट्र को उत्कृष्ट श्रेष्ठ श्रेणी में रखते हैं। कोई भी लॉ राष्ट्र को चैलेंज नहीं कर सकता है, और उनका ये कहना है कि जो उनका राष्ट्र है वो राष्ट्र है जूइश राष्ट्र, वो है जायोनिस्ट राष्ट्र, जिसको जूइश जायोनिस्ट स्टेट भी कहते हैं। वो इजरायली जूइश नेशनैलिटी को, जूइश नेशन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि उनके जो विशेष प्रावधान है बेसिक लॉज में, जो कहीं ना कहीं समाज के अन्य प्रावधानों से भी मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उनका जो टोरा है, जो उनका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, वो भी उनके बेसिक लॉज को बहुत प्रभावित करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक प्रोविजन उनका है जिसको हमने लास्ट टाइम कहा था, आलिया, द लॉ ऑफ रिटर्न। सो ऑल दीज प्रोविजंस बेसिकली गिव स्पेशल eminence to the nation. So Israel as a nation becomes more important for them
देन इजराइल एज अ स्टेट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनके जो बेसिक लॉज हैं वो राष्ट्र और राष्ट्रीयता अर्थात जूइश जायोनिस्ट राष्ट्र को वो सबसे अधिक प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। लेट मी नाउ जस्ट कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ इट। वहां पे हम एक कंपैरिजन करेंगे तो शायद हमें उन कंपैरिजन का कुछ अंतर समझ में आ पाएगा। हम ये भी कह सकते हैं इजराइल डजंट कॉल इटसेल्फ एज अ सेक्युलर स्टेट। Israel says it's not a secular state, even though it tries to promote many features of secularism in the working of the basic laws. Israel कहता है कि मैं बाकी राष्ट्रों की तरह सेक्युलर नहीं हूं। When European nations can call themselves as Christian states, when the West Asian states can call themselves as Islamic states, when states in the ASEAN nations can call themselves as the Buddhist states, when Nepal used to call itself as a Hindu state, why can't we, that is Israel, Jews, can call ourselves as a Jewish state? So very simple logic of Israeli constitutional founding fathers was that nations becomes their first priority in defining, determining, and designating the notion of the state. So with this, let me now come to the final phase of this presentation. These two would basically try to reflect what are the challenges for the constitutional acts and laws of the two nations. अगर हम देखें तो हम इजराइल और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स एंड लॉज के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखते हैं जो लगभग पिछले कुछ दशकों में बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। These challenges are the challenge of amending the constitution, challenge of working of the constitution through accommodation, challenge of revisiting the constitution is based on consent. Arthat, Parliament is the supreme sovereign institution in the two countries, and we generally say that consent is the cardinal feature of the working of parliamentary democracies all across the world. Which means when we say parliament is supreme, parliament is sovereign, parliament is the only law-making institution in the countries, these two countries. So it means that consent of the parliament is needed for enforcing any law in the country. In other words, we can say that no government can impose its decision on the people if it doesn't have the consent of people's representatives, that is the legislature, that is Knesset in Israel and Parliament in India. So the first important challenge for the two nations is whether this working of the parliamentary institutions in the two nations is based on the consent of the representatives of the people in the two nations. क्या दोनों संस्थाएं नेसेट और संसद अपनी सहमति के आधार पर ही
अपने इन संवैधानिक प्रावधानों को संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। And when we say consent, it is linked with consensus, which means since both the nations have minorities as well as majority, दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग भी हैं, बहुसंख्यक वर्ग भी हैं। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि जो संसद में सदस्य के रूप में होते हैं, क्या ये सदस्य निर्णय लेते समय एक आम राय, एक आम कंसेंसस, सहमति बना पाते हैं? और वी कैन से, is it not that in democracies or parliamentary democracy, it is the majority view which prevails? Can we say it is the dominance of the majority? Can we say it is the majoritarianism? Can we say minorities get subjugated? Or we can say, is there a consociational working of parliamentary institutions in the two nations? So consensus means when opposite groups also sit with the members of the ruling parties and decide the important policies to be implemented all across the nations. So how to ensure the consensus is important challenge for the two nations. So first challenge for the two nations is consent of the parliament, consent of people's representatives in the parliament, consent in terms of giving democratization and legitimacy to the decisions of the government. When I say consensus, consensus means that all diverse, different sections sit together and bring about a consociational model of democracy. Parliamentary democracy doesn't mean a majoritarian democracy कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो बीजेपी ने अपना निर्णय सारे भारत में स्थापित कर दिया। अगर लिकुड के पास बहुमत है तो लिकुड ने अपना फैसला पूरा कर दिया। प्रयास ये होना चाहिए कि संसदीय संस्थाएं प्रतिनिधि संस्थाओं में समाहित सभी महत्वपूर्ण दलों, गुटों और संबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों के विचारों और सहमति के समावेशन पर ही अंतिम निर्णय पर आने का प्रयास करें। एंड थर्ड इज conformity. Conformity means that all these laws, all these acts must conform to the spirit of the Constitution, which means all these laws and acts must be made in accordance with the spirit of the Constitution. It means all the acts and laws must not question
the fundamental premise or edifice, or in the context of India, we say the basic structure of the constitution. संक्षेप में कहें कि महत्वपूर्ण चुनौती है कि ये जो नियम विनियम, कानून और अधिनियम संवैधानिक परंपराओं, संवैधानिक संरचनाओं, जिनको हम आधारभूत संरचना कहते हैं, उनके समकक्ष हों, उनका उल्लंघन ना करें. They must broadly be in consonance with the spirit of the Constitution. So these are three important challenges which the founding fathers initially and the lawmakers subsequently have been facing and have been responding over the years. So with this, I come to the second last part of the presentation. आप में से किसी को भी कोई ऐसा इन तीनों पॉइंट से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लें, अदरवाइज मैं एकदम लास्ट पार्ट में चलूंगा एंड फिर आई कैन टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस एज यू विश. यस प्रीति. सर इसका सेकंड पार्ट बता दीजिए. कलश बोल रहे हैं? नहीं सर, चंचल. चंचल, जो कंसेंसस है इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में कोई फैसला करते हैं तो अक्सर फैसले में अगर हम विरोधी पक्ष को भी उसमें सम्मिलित कर लें तो वो फैसला एक कंसेंसस बेस्ड होता है, जिसको कुछ विचारकों ने कहा है कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लाइक सर जो अभी हो रहा है, वैसे अभी रिसेंट इलेक्शन में जो हुआ है, दोनों पार्टी लिक्विड और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी साथ में आ गए हैं. हाँ, एंड दे आर ट्राइंग. ये तो हुआ सरकार का, बट विपक्षी पार्टी भी तो है ना, हम उनको भी तो लेकर काम कर सकते हैं ना. हाँ, जब हम कोई फैसला करते हैं, जैसे हम भारत में देखते हैं कि भारत में अक्सर ये होता है कि जब भी कोई फैसला पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को लेकर होता है या उनके पेंशन को लेकर होता है या उनके लिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर होता है, तो सारे के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एकजुट होकर उसका अनुमोदन कर देते हैं. there is a very oral justification and approval of such laws. There is a consensus. But जब कोई वैसा डिसीजन आता है, जैसे अगर हम लोग देखें कि डिसीजन फॉर इंस्टेंस CAA को लेकर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हुआ, NRC को लेकर हुआ, ट्रिपल तलाक को लेकर हुआ, हिंदू कोड बिल को लेकर 1950s में हुआ, मंडल को लेकर 1980s में हुआ, राम मंदिर मूवमेंट को लेकर फिर न्यायपालिका के अंदर केस चला गया. तो हम लोग जब बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो क्या विधान मंडल, विधायिकाएं, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस एक प्रकार का कंसेंसस बना सकती हैं कि जिसमें लगभग विपक्षी दल के लोगों की भी सहमति हो और उनकी सहमति से भी हम किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके. मैं अपनी क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर चंचल आप मुझे अनुमति दें तो. जी सर. हाँ चंचल, जैसे अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, हम लोग जूम से क्लास करते थे और हमने देखा कि जूम से कुछ स्टूडेंट छूट भी जाते थे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी आ पाते थे. फिर किसी ने कहा कि यूट्यूब पर चले जाइएगा, फिर किसी ने कहा कि गूगल उस पर आ जाइएगा, फिर किसी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोगों को तो क्लासेस हो ही जाती है. लेकिन हमारी क्लास में जो हमारी सबसे अच्छी स्टूडेंट्स में से हैं, आप सब लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, खुशबू जो एक हमारे स्टूडेंट है वो हमारी क्लास से महरूम हो गई. फिर हमें लगा कि क्या हम खुशबू को अकोमोडेट कर सकते हैं. फिर हमने मैराथन 2-3-4 मीटिंग्स रखी विकास के साथ और दृष्टि के साथ और बाकी लोगों के साथ, और फाइनली हम लोगों ने एक कंसेंसस डेवलप किया कि यस वी कैन हैव दिस मीटिंग थ्रू गूगल मीट, और आज हम सब लोग उस मीटिंग से आप सब लोगों के सामने आ रहे हैं. तो इंस्टीट्यूशंस को डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको अडॉप्ट करने के लिए अगर कंसेंसस बन पाता है, कंसेंसस ब्रिंग्स अबाउट
consent of all other sections of the people, all other groups, all other institutions, all other parties. जबकि कंसेंट केवल विधानमंडल का होता है कि कोई सरकार अपने से फैसला ना करे, वो फैसला उस विधानमंडल में करे जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। और कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि हम संविधान के अनुरूप ही नीतियों को, निर्णयों को बनाएं और उसको कार्यान्वित करने का प्रयास करें। तो यहाँ तक अगर मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ तो विकास, शुड आई प्रोसीड फर्दर एंड आई कैन टेक सम क्वेश्चंस वंस वी कंप्लीट आवर आंसर। ओके, तो लेट मी गो टू द यस प्लीज सर। 4 बजे से सर श्री प्रकाश सर की भी क्लास है सर। अच्छा, कितना समय रह गया है? मेरे पास अभी वॉच नहीं है सर। 38 हो गया सर, 3:38। Okay, just give me 10 minutes. I'll just wind up my answer. Okay. Fine, sir. So let me just go to the last part of it. Last part of it is about, let's see how recently or past few decades of the working of two institutions, we are seeing the recent developments in the working of the two institutions. तो जब हम recent developments को देखते हैं तो again हमें इजराइल और इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम we can call them 3 important paradoxes. We can say these are 3 important dilemmas. We can say there are 3 important a kind of the parallel points going on between the 2 nations together. So इनको हम 3 विरोधाभास कह सकते हैं, इनको हम 3 असमंजस्य की स्थिति कह सकते हैं, हम इनको 3 डायलेक्टिक्स कह सकते हैं, हम इनको 3 मेन कॉन्ट्राडिक्शंस कह सकते हैं, हम इनको 3 मेन कंटेंशंस कह सकते हैं। So let me just see how these 3 important developments could be located in the context of the 2 nations. The first important development in the context of the working of the 2 nations in terms of their laws and acts is called defining number. When I say defining number, it means this is a paradox between 16 and 103. Anybody who can tell me the difference and this paradox? 16 और 103 का क्या डिफाइनिंग नंबर का पैराडॉक्स है? कलश? Yes, sir. Yes. Sir, 16 तो laws, basic laws. Yes. और 103 सर भारत में संविधान संशोधन के नंबर को दर्शाता है। Perfect, very right. So the number is 16 are the basic laws and the 16th basic law is, कलश क्या बता पाएंगे 16वां बेसिक लॉ कौन सा है? 16वां बेसिक लॉ है सर जिसने वो दिया recognition दी है Jewish Zionist nation nationality की। Yes, sir. State as a Jewish Zionist state of the people of Israel. 16वां जो बेसिक लॉ है वो इजरायली राष्ट्र को जूइश जायनिस्ट राष्ट्र की संज्ञा देता है, जूइश जायनिस्ट स्टेट। और ये बेसिक लॉ 2018 में बना है, अप्रूव हुआ है, और 103 संवैधानिक अमेंडमेंट्स हुए हैं। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हिच इज द लेटेस्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था ना? परफेक्ट। आप कौन बोल रहे हैं? सर अविनाश। वेरी गुड अविनाश, कंग्रेचुलेशंस टू यू। इट इज 103। It talks about giving 10% reservation to economically weaker sections of the society. ठीक है? So ये 2 बड़े important
developments in terms of numbers, but are these 16 laws or are these 103 amendments broadly cover all these specific provisions or socio-economic political aspects of the society? अविनाश and विकास, अविनाश आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज. ओके सर ऑफ है सर. हाँ, okay. So the second development is about the defying movement. When I say defying movement, defy करने को हम बोलते हैं कि वो समय, वो घटनाएं, वो परिदृश्य जिसमें संवैधानिक प्रावधानों ने संविधान के आधारभूत संरचनाओं को ही बहुत महत्वपूर्ण चुनौती दी थी. और ये मैंने एक मुश्किल प्रश्न आप लोगों से पूछा है. शायद आप इसका आंसर नहीं भी दे पाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा तो शायद आप इसको कुछ आंसर देने का कोशिश करेंगे. दिस इज बिटवीन 14 and 42. Anybody who can just tell me what does this number 14 stand for and what is 42 about defying movement? 42 is 42nd amendment of constitution. Very good. आप कौन बोल रहे हैं? आशीष. Oh, very good. आशीष, आप थे. Congratulations, Ashish. Very right. But can you link it with 14 number? No idea, sir. कोई गैस भी कर सकते हैं? विकास, दृष्टि, महिमा, गरिमा, कलश, नीतू, अफजल बता सकेंगे. अफजल. Sir, 42 amendment is something related to it is called mini constitution. तो काफी तो फिर 14 is something कि जो mini constitution हो इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में. I think sir 14 वही होगा जो ज्यूज अदर नेशन में रहते हैं उनको यहाँ पे आने का, बसने का जो स्टेट देता है वहाँ का ज्यूज, इजरायली स्टेट वही होगा. क्या अफजल, 14वां जो है, 14 तो सुनील सर से जुड़ा हुआ है नहीं? यस सर. मगर यहाँ पे इजरायली कॉन्टेक्स्ट है ना सर. हाँ, तो सुनील सर को वहां जोड़ देंगे, कोई बात नहीं. ओके, प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिएगा. यस, आंसर नाउ. हियर कम्स द आंसर. As you all know, as Kalash has rightly stated, 42nd constitutional amendment is about sweeping changes in the Indian constitution in 1976. It was called mini constitution. Many changes were brought about, as we all know. A, the words socialist and secular were added. We know the chapter fundamental duties got added. We know many powers of the judiciary were curtailed and powers of the legislature were enhanced, which means powers of the parliament not to be challenged in the court of law. We all know that many sub-articles got added to directive principles of state policy. We also know that in preamble, the word unity and integrity of the nation got added. So, by 42nd Amendment, many constitutional provisions were being amended or being added. Isliye it was called mini constitutions. Perfect. The most important provision was that Parliament got
absolute power of amendment, and parliament power was not to be challenged in the court of law. So this is how we can know that how Mrs. Indira Gandhi brought about the constitutional changes. Okay, and 14th Amendment was the major constitutional amendment in the working of the government in Israel. 1992, it brought about a change in the basic law of government. 14वां basic law is on government. At first time, Israel introduced the provision of direct election of the prime minister. And many other powers and functions associated with the directly elected प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. तो इसलिए हम 14 और 42 को डिफाइंग मूवमेंट कहते हैं. दोनों मूवमेंट्स 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस थे, हम जानते हैं कि 44th में उनको क्वैश कर दिया गया और 14वें बेसिक लॉ को भी बाद में विड्रॉ कर दिया गया. तो इसलिए वी कॉल इट इट्स अ डिफाइंग मूवमेंट फॉर both Israeli and Indian constitutional working. Let me come to the last part of the latest developments of the two nations. It is in terms of decentralizing power. When I say decentralizing power, again I would say there is a fusion of power, there is a division of power, and there is a separation of powers. In the context of India and Israel, it is linked with 1 versus 3. I would say that out of the 3 institutions, legislature, executive, and judiciary, the first, that is judiciary, remains a separate, a sovereign, and an independent organ of the state. So 1 out of 3 refers to judiciary out of the 3 organs of the government, which plays a very important role in both India and Israel. Let me just reiterate that both India and Israel have the powers of judicial review embedded into their judicial institutions. From lower court to the High Court and to the Supreme Court, we have a system of integrated judicial system. Similarly, in Israel, we have metropolitan courts, we have district courts, and we have the Supreme Court. There is just one clarification. In Israel, the apex court is called Supreme Court. In India, the apex court is called Supreme Court. In case of Israel, there is a very distinct feature, is that in some cases, Supreme Court of Israel also sits as High Court of Justice. Recently, Israeli Supreme Court is now sitting as a High Court of Justice to give
judgment on any urgent issue which may come up from the interpretation of any basic law. So we can say in terms of decentralizing power, 1:3 refers to judiciary vis-a-vis legislature, executive, and judiciary. So out of these three organs, judiciary is sovereign, it is independent, and it is impartial, free from the influence of the governments. तो यहां तक मैं अगर अपनी बात को पूरा कह पाया हूं तो मेरे पास आखिरी के 7 मिनट्स हैं. आप हरिडली बोल दीजिएगा, then I will just come to the final part of it. Yes, Vikas, is it okay? Kalash, Peshwa ji. Yes, okay. sir. So this is how Yes, sir. I mean these new developments have been placed in the context of new challenges and new changes in Israel India. तो आप सब लोगों ने लिख लिया है. अब मैं लास्ट पार्ट पे आ रहा हूं आपको धन्यवाद देता हुआ. यस, प्रीति सकराल जी आपने लिख लिया है. हाँ जी सर. मैंने कुछ आप लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश तो नहीं की, कहीं भी किसी स्टेज पे लगा. मैं अपनी अच्छी तैयारी कर कर आया था सर, लेकिन ये डेफिनेशन पे थोड़ा डाउट हो रहा है, ये आप ही ने दी है. ऐसा क्यों लगा आपको? सर बस आप ही ने दी है. अच्छा, क्योंकि हर डेफिनेशन हम ही देते हैं इसलिए आपने बोल दिया होगा. कलश. हाँ जी सर. कलश Yes, sir. definition सर ऐसा लग रहा है. लेकिन सर आपने ही दिया नहीं होगा. हाँ, तो क्या हम दे नहीं सकते हैं क्या? यस सर, यस सर. मतलब क्या वो डेफिनेशन ठीक नहीं है क्या? दृष्टि, आंचल, माइंड ब्लोइंग है. यस, ओके. आज का जो प्रेजेंटेशन था, सर आप जब कहते हैं गूगल से सर्च करो तब यही नहीं मिलता है. ओके, अब आप सब लोग एक साइड माइक अपना माइक बंद कर लीजिएगा, दिल थाम कर बैठिएगा. हाँ, कौन है सर? मैं इन्होंने एक क्वेश्चन था सर. इसको एक बार आखिरी में वाइंड अप कर लेते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, लेट मी जस्ट वाइंड अप दिस डिस्कशन विद माय कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस. और आप सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिएगा और थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा. अगर आपने मेरे पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा होगा तो शायद आप लोगों ने कुछ चीजें इसमें कॉमन निकालने की कोशिश की होंगी, लेकिन आप में से किसी ने भी कोई कॉमन चीज को नहीं देखा होगा. लेट मी गो बैक टू द डेफिनेशन जहां से मैंने शुरू किया था. इस डेफिनेशन में प्लीज जिसका माइक है प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा. विकास, किसका माइक? अनूप ऑफ कर दीजिए. अनु प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा. यस, ओके. तो पहली डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को अगर आप दोबारा से देखें तो उस डेफिनेशन को मैंने 4 वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है. नो वन इज अबव द लॉ, ए अबव को किया होगा. नो वन इज बिलो द लॉ, बिलो को किया होगा. नो वन इज चीटेड बाय लॉ, चीटेड को किया होगा. नो वन इज डिप्राइव्ड ऑफ द लॉ, डिप्राइव्ड को किया होगा. और उसके बाद लिखा होगा कि लॉ के अंदर एब्सोल्यूट, ब्रूट, क्रूड एंड डिसोल्यूट पावर्स इम्बाइब किया जाता है. तो इस कोट और एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर ABCD दिखता है. अबव द लॉ, बिलो द लॉ, चीटेड बाय द लॉ, डिप्राइव्ड ऑफ द लॉ. और अगर आप पूरा प्रेजेंटेशन देखें तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में पहला हमने किया था एक्ट, दूसरा हमारा था बेसिक लॉस, तीसरा हमारा था चैलेंजेस और चौथा हमारा था डेवलपमेंट्स. ठीक है? तो अगर हम इस कोट्स को ABCD को देखें तो above, below, cornered या cheated and deprived and amendments, basics, challenges and developments. और ये डेफिनेशन देने वाले हैं, कोई बता पाएगा? एक सेकंड के लिए माइक ऑन करके बता सकते हैं. प्रीति सकराल, कलश, सर सुनील चौधरी सर. ABCD से कैसे मिलेगा? ABCD से कैसे मिलेगा? और ये ABCD हैं अब की बार चौधरी दरबार. बहुत बहुत धन्यवाद ABCD.
माजल टोफ, गुड लक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन इतना ही, क्योंकि आपका अगली क्लास है और हम कोशिश करते हैं कि इस डिस्कशन के बाद अगली जो हम लोग क्लास करेंगे उस क्लास में एक सेकंड, यस